और अब जल्दी से देखते हैं आज बहस के 5 सवाल क्या है। पहला सवाल, बीजेपी का प्रहार कांग्रेस की धार को क्या कमजोर करेगा? दूसरा सवाल, संसद की कार्यवाही संविधान वर्सेस आपातकाल की क्या भेंट चढ़ जाएगी? संविधान वर्सेस आपातकाल में असल मुद्दे क्या पीछे छूट जाएंगे, उस पर बहस नहीं होगी क्या? क्या देश को इतिहास से आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है? यह भी सवाल है। संविधान को बदलने के कांग्रेस के आरोप में कितना दम है, जो बार बार कांग्रेस और विपक्षी कह रहे हैं कि देश का संविधान खतरे में है, उसे बदला जा रहा है। आज इसी पर बहस होगी और आज बहस क्यों कर रहे हैं वो भी आप जान लीजिए। कल आपको याद होगा पीएम मोदी ने आपातकाल को काला दिन बताया था, विपक्ष को घेरा था, खासतौर पर कांग्रेस को। विपक्ष ने कहा कि देश का संविधान खतरे में है। संसद में संविधान की कॉपी लेकर पहुंचा था विपक्ष। राहुल गांधी ने पीएम को संविधान की कॉपी भी दिखाई थी। बीजेपी आज देश भर में काला दिवस मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी के 49 साल पूरे होने पर ट्वीट किया और लिखा कि आज के दिन वो सभी उन महान लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया था। इमरजेंसी की तुलना काले दिन से करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भारतीय संविधान और लोकतंत्र की अवहेलना और उसे कुचलने का आरोप लगाया। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया था और आज उन्होंने सुबह ये ट्वीट किया है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। शाजिया इल्मी, प्रवक्ता बीजेपी की, शुभ्रांश राय, प्रवक्ता कांग्रेस, किशोर तिवारी, प्रवक्ता है शिवसेना यूबीटी के, और साथ ही हैं राजेश भट्ट, प्रवक्ता एलजेपीआर के। शुभ्रांश राय, आप कह रहे हैं संविधान खतरे में है, आप संविधान की कॉपियां दिखा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि यह सरकार संविधान को खत्म कर रही है, लोकतंत्र का गला घोंट रही है, लेकिन आपको लगता नहीं कि बीजेपी ने और पीएम ने कांग्रेस की दुखती रग को दबा दिया है आपातकाल का जिक्र करके? प्रत्युष, आपके शो में ना बिल्कुल सीधी बात की जाती है, इसलिए सवाल है कि सिर्फ सीधी सीधी बात करेंगे। संविधान की सिर्फ पहली एक लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। उसके अंदर एक अगली लाइन होती है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, समानता का अधिकार। इस देश में 24 करोड़ युवाओं का जो भविष्य में डॉक्टर बनने वाले हैं, उनको अंधेरे में ढकेल दिया नरेंद्र मोदी सरकार ने। क्या ये उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं हुआ? पिछले 5 सालों में 72 से ज्यादा पेपर लीक हुआ, 1.25 करोड़ से ज्यादा विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में और खतरे में डाला। क्या ये नरेंद्र मोदी जी ने संविधान की हत्या नहीं करी? तीसरी इंपॉर्टेंट बात, चूंकि इन्होंने 49 साल पहले की घटना का जिक्र किया, चूंकि सीधी सीधी बात है, तो हम लोग ये नहीं कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के गुरुजी पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1942 के आंदोलन में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। इस बात पे हम चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा सिर्फ इस बात पे करेंगे कि अगर पार्लियामेंट में या विधानसभा में कोई सांसद या विधायक किसी और पद को प्राप्त करता है तो उसके खाली हुए पद पे नियुक्ति 6 महीने के अंदर होती है। इस देश के युवाओं के विषय में प्रधानमंत्री बात नहीं करेंगे, जिनके लिए ना नौकरी निकाल रहे हैं, तो उनको समानता का कैसा अधिकार दिया गया? संविधान के हत्या का प्रयास करने लेकिन टू दी पॉइंट सवाल यह है शुभ्रांश राय, टू दी पॉइंट सवाल यह है कि अगर आप कहते हैं कि देश के संविधान को खतरा है, उसे कुचलने की कोशिश की जा रही है, उसे बदलने की कोशिश की जा रही है, तो आप क्या आपातकाल से पीछा छुड़ा सकते हैं? आपातकाल को आप क्या मानते हैं? देश के इतिहास में और लोकतंत्र के इतिहास में आपके लिए इमरजेंसी के क्या मायने हैं? क्या वो बहुत अच्छा कदम था? क्या वो कांग्रेस के लिए काले धब्बे के समान नहीं है? इस देश के लोकतंत्र के लिए काला धब्बा नहीं था वो? हो गया। प्रत्युष सुनिए, मैं वर्तमान में जिंदा रहना पसंद करता हूं। मैं उन इतिहासों की चर्चा नहीं करता कि भारतीय जनता पार्टी के परम श्रद्धेय वीर श्री वीर जो थे वो अंग्रेजों से पेंशन लेते थे। हम इस विषय पे चर्चा नहीं करते। हम इस विषय पे चर्चा करते हैं कि आज का युवा, प्रधानमंत्री बार बार लोकसभा से कह चुके हैं कि हिंदुस्तान युवाओं का देश है। आज का युवा बेरोजगार है, उसके नौकरी के लिए नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी सरकार चुप क्यों बैठी है? आज महिलाओं की इज्जत भारतीय जनता पार्टी के राजकाज में सुरक्षित नहीं है। पेपर लीक घोटाले के अंदर जो अभियुक्त पाए गए हैं। ठीक है, शुभ्रांश राय और शाजिया इल्मी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। एनडीए के स्पीकर उम्मीदवार का नामांकन आज होने वाला है। सुबह 11:15 पर एनडीए के सभी नेता इकट्ठा होंगे, संसद भवन में इकट्ठा होंगे सभी एनडीए के नेता। सभी नेता एक साथ जाएंगे नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए। तो आज पता चल जाएगा कि स्पीकर कौन होने वाला है, एनडीए की तरफ से स्पीकर कौन होगा। हालांकि जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि विपक्ष जो कह रहा था कि वो स्पीकर के लिए उम्मीदवार उतारेगा, वो नहीं उतार रहा। हमारे साथ रवि त्रिपाठी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि, क्या सामने आ पाया कौन वो नाम होगा स्पीकर के लिए? क्या ओम बिरला ही होंगे या फिर कोई और होगा?
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लगभग तय माना जा रहा है, 99% जो चांसेज हैं, और फ्रंट रनर की बात करें तो ओम बिरला ही है, क्योंकि जो सहमति बनाने की कोशिश की गई है, जो सोर्सेज से खबर मिल रही है, क्योंकि बाकी विपक्षी दलों को जो फोन गया है, राजनाथ सिंह ने जो बातचीत की है उसमें एक नाम प्रपोज किया गया है, तो नाम की जो चर्चा आ रही है उसमें ओम बिरला के नाम पर ही सहमति मांगी गई है और शायद सहमत हो गया है विपक्ष, इसीलिए विपक्ष अपना कोई उम्मीदवार नहीं दे रहा है। देखिए विपक्ष ने तय कर लिया है कि उम्मीदवार नहीं देना है, क्योंकि विपक्ष ये नहीं चाहता है कि हार का कोई मैसेज जाए, क्योंकि चुनाव होता है, चुनाव में अगर हार का मैसेज आता है तो विपक्ष के लिए एक सेटबैक होगा। ठीक है, ठीक है, रविंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र, तो क्या विपक्ष के साथ सहमति बन गई स्पीकर के पद के लिए? बिल्कुल, जो सहमति है वो बन गई है। कल देर रात तक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी बड़े नेताओं को फोन पर बात की और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर सहमति बनाने की कोशिश की है, और उसी क्रम में जो सहमति बनी है, स्पीकर होगा बीजेपी का और ओम बिरला ही होंगे स्पीकर, ये लगभग तय है, क्योंकि 11:15 बजे राजनाथ सिंह के कमरे में तमाम जो एनडीए के घटक दल के बड़े नेता हैं वो इकट्ठा होंगे, और 12 बजे चूंकि डेडलाइन है स्पीकर का नॉमिनेशन भरने के लिए, यहीं से जाएंगे लोकसभा महासचिव के पास सभी एनडीए के घटक दल के, और हो सकता है कि विपक्षी दलों के नेता भी साथ में जाएं और ओम बिरला का पर्चा भरा जाए, क्योंकि डिप्टी स्पीकर का पद कांग्रेस को जाएगा, ये अब सामने बात आ रही है। हो सकता है के सुरेश रवि बेहतर बनाएंगे। बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं रविंद्र आप कि डिप्टी स्पीकर का पद कांग्रेस को जाएगा। देखिए, जो सहमति बनी है उसमें विपक्षी दलों ने यही कहा कि स्पीकर के लिए हम भी चाहते हैं कि परंपरा का पालन हो, किसी तरह का चुनाव न हो, लेकिन डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को चाहिए। ऐसे में सरकार भी लगभग सहमत हो गई है कि के सुरेश कांग्रेस के वो हो सकते हैं डिप्टी स्पीकर, या अभी भी जो नाम आ रही है कांग्रेस के ही कोई बड़े नेता होंगे या डीएमके के कोई टीआर बालू हो, लेकिन ये जो जा रहा है कि विपक्ष को ही मैं रवि से भी रिएक्शन ले लेता हूं उस पर। रवि, क्या कांग्रेस या कांग्रेस के साथ साथ इंडिया अलायंस के जो लोग जो सदस्य हैं, क्या कोई नाम तय कर पाए डिप्टी स्पीकर के लिए? नहीं, देखिए अभी तक नाम तय नहीं हुआ। उनकी भी बैठक आज होनी थी, लेकिन बैठक आज कैंसिल हो गई। जो फ्लोर लीडर्स की बैठक थी, जो खरगे साहब के साथ, तो आज फिलहाल कैंसिल की गई है। परसों ये बैठक होने वाली है, क्योंकि परसों कल इलेक्शन भी हो, चुनाव भी हो जाएगा, कौन स्पीकर होगा आज लगभग तय हो जाएगा। परसों चाहते हैं कि परसों बैठक करके शायद नाम फाइनलाइज किया जाएगा, लेकिन अगर विपक्ष को मौका मिलता है और इस कैंडिडेट का, तो विपक्ष चाहेगा कि कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसका ही कोई डिप्टी स्पीकर। और सही रविंदर कह रहे हैं कि के सुरेश का नाम इसलिए भी हो सकता है कि दलित चेहरा भी है और सबसे सीनियर मेंबर है, वो पार्लियामेंट में कांग्रेस की तरफ से 8 बार सांसद रह चुके हैं, तो हो सकता है उनका नाम भी हो, लेकिन अदर नाम पर भी विचार हो सकता है, लेकिन अभी चर्चा फाइनल नहीं हुई अभी तक विपक्ष की बात करें तो। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र, रवि, आप दोनों का। तो सुब्रांश राय, जो ये सबसे बड़ा पेज फंसा हुआ था, जो आर पार की लड़ाई छिड़ी हुई थी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, अब तो आम सहमति बन गई, ऑल इज वेल। देखिए ऐसा है प्रत्युष कि राजनीति आम सहमति का ही विषय है। हाँ। ये तो पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी भूल गए थे। जब उनके पास प्रचंड बहुमत था तो कहते थे एक अकेला सब पे भारी, वो उनकी समस्या थी। लोकतंत्र जो है 140 करोड़ लोगों को लेकर बनता है, पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, हर किसी की सहभागिता होती है, और यही खूबसूरती है हमारे लोकतंत्र की। ये बात प्रधानमंत्री को नहीं समझ में आ रही थी, अब उनको ये बात समझ में आएगी कि इस देश में चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। अब तक तो आप कह रहे थे कि बहुत अहंकारी है ये सरकार, बहुत एरोगेंस है बीजेपी के अंदर, अब आप कह रहे हैं सब कुछ ठीक हो गया, ऑल इज वेल। नहीं प्रत्युष, हमने ऐसा नहीं कहा। अहंकारी थे, जनता ने इनको इनके अहंकार को खुद गिरा दिया। आपके सामने है ना, ये चेहरे दिख रहे हैं, वरना अब तक आप खुद कहते मोदी 3.0, मोदी फ्री आप इस बात पर कम से कम तारीफ तो कर दीजिए, मोदी सैटेलाइट दिलवाएंगे। सुब्रांश जी, इस बात पर कम से कम तारीफ तो कर दीजिए कि सरकार ने विपक्ष के साथ आम सहमति से 2 नाम तय कर लिए, इसमें कंजूसी क्यों? मान्यवर, मैं यही तो आपको कह रहा हूं। जब कल वो किशोर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं शाजिया अल्मी का रिएक्शन जरूर चाहूंगा। तभी ये बात समझ में आ गई थी। शाजिया अल्मी, क्या ये नंबर गेम की लड़ाई थी? अंकुश नहीं बन शाजिया अल्मी, क्या ये नंबर गेम की लड़ाई थी जिसमें विपक्ष पिछड़ गया इसलिए उसने कोई नाम सामने नहीं दिया, या फिर सरकार की तरफ से पहल की गई कि नहीं, हम विपक्ष से बातचीत करके जो संसदीय परंपरा चली आ रही है उसको आगे भी कंटिन्यू रखेंगे? सच तो मैं आपको बताऊं कि संसदीय परंपरा कभी भी ऐसी नहीं रही, चाहे वो वाजपेयी जी हों जो सबसे ज्यादा जीते हुए सांसद रहे हों, या फिर उसके बाद जॉर्ज फर्नांडिस हों। इसके बावजूद विखे भाई पाटिल को बनाया गया, जब एनडी तिवारी को बनाया गया था तो वो भी सिर्फ 3 बार चुने हुए थे। तो ये बिल्कुल ही गलत है, और अभी भी जो जिद है इनकी वो झूठ पर आधारित है, क्योंकि सुरेश जी का जिनका नाम ले रहे हैं वो 8 बार जरूर जीते हैं, लेकिन 2 बार बीच में वो हारे भी हैं।
जबकि भरतृषि जी जिनका नाम आ रहा है मेहताब जी का, वो लगातार 7 बार जीते हैं। तो ऐसी ना तो कोई प्रथा है, ये कांग्रेस की आदत है बुलडोज करने की, मेरी मर्जी मेरी मन मर्जी, और वही चल रही थी अब तक। अब उनको यकीन नहीं आ रहा है कि वो जीत से कितने दूर हैं। तीसरी बार भी क्या शिकस्त मिली है भाई साहब को, और इसीलिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो हर बात में ये लोग कर रहे हैं। लेकिन आपातकाल की जहां तक बात है, ये बहुत ही जरूरी और ये काला अध्याय हम सब लोग को याद रखना होगा और जानना होगा क्या इनकी असलियत है। ये लोग कहते हैं कि संविधान बदलेंगे अगर भाजपा को 400 पार सीटें आएंगी। ये झूठ और प्रोपेगेंडा के जरिए, इस आधार के जरिए कि इतनी भी सीटें ला पाए हैं, जबकि सारे के सारे विपक्ष की सीटें से ज्यादा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं। यानी कि झूठ चला थोड़ी देर, लेकिन ज्यादा नहीं चल पाया। ठीक है। अब इनकी असलियत में बता दो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों के तहत जो फैसला आया था, जो सुब्बा राव जी थे, वो फैसला, या फिर इमरजेंसी लगाने का फैसला, या फिर संविधान बदलने का फैसला, या फिर देश के प्रियम्बल को बदलने का फैसला, जो कि उसके बेसिक स्ट्रक्चर में, मूलभूत स्ट्रक्चर में आता है, या फिर सरकारों को गिराने का 50 बार इंदिरा गांधी जी ने इलेक्टेड सरकारें गिराई। नहीं सुनिए, आपने बहुत वक्त दिया शुभ्रांशु जी को। अब मैं इनकी असलियत, इनकी पार्टी की असलियत बताना चाहती हूं। नहीं, सबको पूरा वक्त मिलेगा शाजी आलमी, लेकिन एक सवाल है। बीजेपी, अब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि हमारे पास रोडमैप तैयार है, हम 2047 में मजबूत और विकसित भारत की बात करते हैं। तो जब आप विकसित भारत की बात करते हैं, 2047 की बात करते हैं, तो 50 साल पीछे क्यों चले जाते हैं? ये राजनीति में इतिहास की खुदाई कब बंद होगी? हम आज की, वर्तमान की और भविष्य की बात, उन मुद्दों पर क्यों नहीं चर्चा और बहस करते? मैं वही तो आपसे कह रही थी। अभी जो चुनाव जीते गए हैं, उस फेक न्यूज पर, उस झूठ पर कि ऐसा होगा, हम तो ये तो बता दें जो होगा, वो नहीं होगा वो तो अलग बात है, लेकिन जो हो चुका है इनकी असलियत तो बता दें। कौन उठा के घूम रहा है संविधान की कॉपियां? कल आपने क्या देखा? कम से कम संविधान ये तो पढ़ लेते, कल तो माफी तो मांगते, शर्मसार तो होते जो काले अध्याय था। क्योंकि इसी चुनाव में, हाल ही में जो चुनाव हुआ है, कल के दिन ये संविधान की कॉपियां लिए थे। तो कौन कितना प्रतिबद्ध है संविधान के लिए, देश को तो पता चले। देश को तो उन्होंने झूठ बोला कि संविधान बदला जाएगा, लेकिन संविधान को किशोर तिवारी जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। ये जो बार बार संविधान खतरे में है, संविधान को बदल दिया जाएगा, मुझे एक बात बताइए, तकनीकी और प्रैक्टिकली तौर पर क्या ये पॉसिबल है? क्या बीजेपी बहुमत में है? क्या उतना नंबर गेम है कि वो संविधान को बदल दे? कांग्रेस तो कर चुकी है ये काम। जी, मैं किशोर जी आपसे पूछ रहा हूं। किशोर जी, ये जो बार बार ये नैरेटिव सेट किया गया और जिसको लेकर कांग्रेस कह रही है कि इसी के दम पर हमने चुनाव जीता, विपक्ष आज मजबूत है, क्या आज वो स्थिति है कि संविधान को बदला जा सकता है? क्या इतना नंबर है बीजेपी के पास? हाँ, मैं प्रत्युत्तर तुम्हारी पूरी बात का जवाब दूंगा। इंदिरा जी ने जब इमरजेंसी लगाई थी तो उसमें मैं भी भुक्तभोगी था, मेरे पिताजी भी जेल में थे, मैं भी DRI में था। तो इमरजेंसी यह असंवैधानिक थी, जिसके लिए इंदिरा जी को दंडित किया गया, उन्होंने माफी भी मांगी थी। अभी मैं बताता हूं, 50 साल के बाद यह नैरेटिव सेट किसने किया था? अब की बार 400 पार, और 400 पार के लिए इनके ही सांसदों ने बताया था, और इनके सांसदों ने यह विषय छेड़ा था, बाद में ये तुल पकड़ लिया। ठीक है, लेकिन इंदिरा जी ने जो आपातकाल लगाया था वो घोषित आपातकाल था, लेकिन देश पिछले 5 सालों के अंदर तो प्रमुखता से अघोषित आपातकाल को फेस कर रहा है। प्रत्युत्तर मैं एक बात बताता हूं, महाराष्ट्र के अंदर जिस प्रकार से नेताओं को जेलों में रखा गया, जिसमें हमारे अनिल देशमुख, संजय राउत थे, और जिस प्रकार से लोकनियुक्त सरकार खरीद फरोख्त से गिराई गई, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की सरकार गिराई गई, ये सब चीजें असंवैधानिक है। और ईडी CBI का जो जिस तरह अभी से आपने प्रयोग हो रहा है, जेल में रखा है, शायद मुझे बोलने दो बेटा, कि आपने ये नैरेटिव सेट किया। आप 400 पार की बात नहीं करते और आप 272 की बात करते, तो ये डिस्कस होता नहीं। और लेकिन 400 पार आया क्या? यहां तो 300 के भी लाले पड़ गए, 272 के लाले पड़ गए, 400 पार आया क्या? नहीं, प्रत्युत्तर अभी तो बहुत कमजोर सरकार है। और तो फिर अब इस नैरेटिव की क्या जरूरत है?
अरे बाजार में इलेक्शन के बाजार में जो चला वो चला, लेकिन अभी मैं चाहता हूं पंतप्रधान मोदी जी की तीसरी टर्म में वो ईडी सीबीआई का बेतहाशा दुरुपयोग बंद करे, और जिन नेताओं को आज भी जेल में रखा गया है तो वो एक पॉइंट आपने यहां पर उठाया, आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया, आपने मध्य प्रदेश का जिक्र किया, आपने कहा कि वहां पर कैसे सरकारें गिराई गई, ये सब ने देखा। मैं इस पॉइंट पर जरूर आऊंगा। मैं उससे पहले राजेश जी आपका रुख कर रहा हूं। राजेश जी, क्या संविधान का ये जो नैरेटिव विपक्ष की तरफ से चलाया गया, ये उसकी जीत का कारण बना? और कल हमने देखा कि इस विपक्ष के तमाम सांसद हाथ में संविधान की कॉपी लेकर आए थे, मतलब ये बता रहे थे कि इसी के दम पर हमने बीजेपी को रोक दिया। आज एनडीए की जितनी भी संख्या है, यह असल मुद्दा था। लेकिन आपको लग रहा है कि यह सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश थी, या वाकई में यह लोगों से कनेक्ट हुआ और लोगों को लगा कि ना अगर 400 पार आ जाएगा तो इस देश में संविधान बदल दिया जाएगा? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। देखिए, विपक्ष के पास प्रत्युष जी कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा विहीन राजनीति की ओर बढ़ गया है विपक्ष, और इनके पास अब अफवाहों के सिवा कुछ नहीं है। ये पूरे देश में पिछले इलेक्शन में फैलाते रहे इस बात को लेकर कि भाई संविधान बदल दिया जाएगा, संविधान पे खतरा है। आखिर किस संविधान की ये चर्चा कर रहे हैं? अरे संविधान तो तार तब हुआ था जब आज से 50 साल पहले इमरजेंसी लागू की गई थी। निहत्थे जो है बेजुबान, मतलब किसी को बोलने की हिम्मत नहीं रह गई थी। प्रत्युष जी, उस दिन को याद करके सिहर जाता है मन। इमरजेंसी में क्या क्या हुआ था, किसी से कोई बात छुपी नहीं है। जेलों में भी जगह नहीं बच गई थी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भरने के बाद। तो ये वो लोग हैं जो संविधान को खुद हाथ का खिलौना समझते हैं और संविधान का हवाला देते हुए लोगों को अफवाह फैलाते हैं कि संविधान खतरे में आ जाएगा। विपक्ष का सबसे गंभीर आरोप ये है कि इंदिरा गांधी ने उस वक्त घोषित आपातकाल लगाया था, लेकिन इस देश में पिछले 10 सालों से अघोषित आपातकाल है। अघोषित नहीं, कौन सी अघोषित आपातकाल है? कौन से अघोषित आपातकाल की बात कर रहे हैं? तब घोषित आपातकाल था क्या, जब कश्मीर में खुलेआम जो है निहत्थे लोगों के साथ बर्बरतापूर्ण कार्रवाई कर रही थी वहां की जनता, और सरकार चुप थी? तब कहां थी संविधान इनकी? अरविंद केजरीवाल की जुबान क्यों बंद थी? अरे अरविंद केजरीवाल जुबान क्यों बंद थी? और ये कहते हैं कि एजेंसियां निष्पक्ष नहीं है। तो मैं इनसे पूछता हूं कि ईडी और सीबीआई जब पहुंचता है कांग्रेस में इनके यहां, तो 350 करोड़ की जब्ती होती है। ठीक है, मैं बहस को आगे ले जाऊंगा, लेकिन एक बार फिर से मैं रुक करता हूं अपने सहयोगी रवि त्रिपाठी का। स्पीकर को लेकर बड़ी खबर आ रही है। रवि, ये बताइए, नाम 2 तय हो गए, क्या माने लोग कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और डिप्टी स्पीकर के सुरेश, ये मान लें, ये नाम फाइनल है? नहीं, अभी मानना जल्दबाजी, अभी जल्दबाजी होगी। सरकार में बहुत कुछ सस्पेंस बना के रखा जाता है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अभी तक नाम ऑफिशियल नहीं किया गया। 11:15 टाइम क्या हो रहा है? 10:26। मतलब आपके पास 30, 4, 34 और लगभग 15, मतलब 49 मिनट का समय है। 49 मिनट समय पहले भी ऑफिशियल नहीं किया गया है। हालांकि ओम बिरला पहुंच चुके हैं लोकसभा कैंपस में। और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आपको एक विजुअली बताना चाहूंगा। जब पिछली बार नॉमिनेशन के लिए ओम बिरला पहुंचे थे तो गेट नंबर 4 पे तमाम बीजेपी के सांसद और तमाम सीनियर नेता उनके स्वागत के लिए खड़े थे जब नॉमिनेशन के लिए जा रहे थे। लेकिन आज ऐसी कोई तस्वीर देखने को नहीं मिली है। अब क्या स्ट्रेटजी है पता नहीं, किस नाम पर सहमति बनी है। ओम बिरला ही होंगे, क्योंकि फ्रंट रनर उनको माना जा रहा है, अभी तक यही कहा जा रहा है। लेकिन अभी भी उनके नाम को लेकर कंफर्मेशन आना बाकी है, जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आना बाकी है। और जहां तक के सुरेश की बात है, तो मैंने अपोजिशन में बातचीत की, अपोजिशन में भी अभी इस बात को लेकर कोई हामी नहीं भरी जा रही है।